हाय स्टूडेंट्स, मैं सुधीर कुमार स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल सुधीर क्लासेस पे। तो हम लोग आज की इस वीडियो में क्लास 9th के चैप्टर नंबर 6 को देखेंगे, जिसका नाम है लाइन्स एंड एंगल्स। ठीक है, तो इस चैप्टर को हम लोग अच्छे तरीके से एक एक चीज़ करके हम लोग समझेंगे। देखिए, चैप्टर्स में जानने से पहले, आगे हम लोग बढ़ने से पहले उसके कुछ बेसिक टर्म्स हैं, उसको पहले हम लोग जान लेते हैं। बेसिक टर्म्स क्या क्या जानना है? बेसिक टर्म्स में है हमारा रे, लाइन सेगमेंट, पॉइंट, लाइन, कोलिनियर पॉइंट और नॉन कोलिनियर पॉइंट, ये हम लोग को जानना है। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि पॉइंट क्या है। देखिए, कोई भी आप नॉर्मल सा प्लेन पे पेन या पेंसिल से एक डॉट लगाते हैं, तो ये जो डॉट होता है ना, यही हमारा क्या होता है? पॉइंट होता है। अब ये पॉइंट को अगर आप लोग ऐसे समझें तो पॉइंट का ना लेंथ होगा, इसमें देखिए इस पॉइंट का एक मैंने मान लीजिए कि नाम ले लिया मैंने पी, तो इस पी पॉइंट का ना लेंथ होगा, ना ब्रेथ होगा, ना कह सकते हैं कि हाइट होगा। ठीक है, तो ये तो पॉइंट के बारे में सबको अच्छे तरीके से पता होगा, लेकिन फिर भी हम लोग एक तरह से रिवाइज कर लेते हैं ताकि हम लोग को समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, तो ये था हमारा पॉइंट हो गया। अब बारी है जानने की लाइन। लाइन क्या होता है? देखिए, लाइन जो है, इसके तरफ दोनों डायरेक्शन को हम लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका नाम मैंने मान लीजिए कि ए एंड बी ले लिया तो कहेंगे क्या? ए भी एक लाइन है। अब इसको कैसे समझेंगे? तो दोनों तरफ एरो होने का मतलब क्या हुआ कि इसको जितना चाहे उतना हम लोग बोथ डायरेक्शन में एक्सपेंड कर सकते हैं। तो लाइन क्या होंगे? तो वैसे ही कह सकते हैं कि वैसा लाइन जिसको, या वैसा कह सकते हैं कि फिगर जिसको दोनों डायरेक्शन में हम लोग जितना चाहे उतना एक्सपेंड कर सकते हैं, वो हमारा क्या होगा? लाइन होगा। और लाइन को कुछ इस तरीके से फिगर देकर के हम लोग समझा सकते हैं। अब बारी है समझने की लाइन सेगमेंट क्या होता है। लाइन सेगमेंट क्या? तो कह सकते हैं किसी भी दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस जो होता है ना, P और Q मैंने ले लिया, P और Q के बीच का जो डिस्टेंस होगा, यानी P और Q को जो मीट करने के बाद जो हम लोग को रिजल्ट ऑब्टेन होगा, यही हमारा क्या हो जाएगा? लाइन सेगमेंट हो जाएगा। लेकिन ये जो होता है ना, ये फिक्स होता है। सपोज मैंने 3 सेंटीमीटर का एक लाइन ड्रॉ किया, तो यहाँ पे कह सकते हैं कि लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया, तो यहाँ पे कहेंगे कि जो PQ होगा वो लाइन सेगमेंट होगा। ये किसी भी लाइन का एक कह सकते हैं कि टुकड़ा होता है, उसका एक पार्ट होता है। ठीक है, तो ये फिक्स होगा। इसको हम लोग अपनी मर्जी से जितना चाहे उतना एक्सपेंड नहीं कर सकते हैं। वो जो आपको वैल्यू दिया होगा उसी वैल्यू को आपको बनाना होगा। ये तो था हमारा लाइन सेगमेंट। अब आ रही है जानने की रे क्या होते हैं। रे, देखिए इसको मैं साफ कर देता हूं। रे में मान एक जो पॉइंट होता है ना, पॉइंट से एक ही डायरेक्शन में निकला हुआ आप कह सकते हैं कि एक लाइन है। जैसे मान लीजिए कि ये ए और इसका मैंने नाम यहाँ पे दे दिया बी। तो एक पॉइंट से निकला हुआ कह सकते हैं कि एक रे जो होगा, एक लाइन जो होगा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रे बोलते हैं। इसको एक ही डायरेक्शन में ये जितना चाहेगा उतना ये एक्सपेंड हो सकता है। तो एक तरफ ही इसके तरफ हम लोग एरो लगाते हैं, कुछ इस तरीके से रे हमारा दिखता है। ये हमारा हो गया रे। अब है कोलिनियर पॉइंट। ये जो दो है, कोलिनियर पॉइंट और नॉन कोलिनियर, यहाँ तक तो जितना हम लोग ये लाइन पॉइंट, लाइन सेगमेंट और रे तो आपको सब किसी को पता होगा। लेकिन जो ये दोनों, ये जो लास्ट के दो टर्म ना, ये आपको थोड़ा सा स्पेशली जानना है, जो कि आपके इस क्लास के चैप्टर 6 में न्यू है। क्या है समझिएगा। कोलिनियर पॉइंट क्या होता है? सपोज मैंने एक लाइन बना दिया, एक मिनट, एक मैंने लाइन बना दिया। ठीक है, लाइन का सपोज नेम है क्या है? L। इस लाइन पे आपको, इस पे मैंने एक पॉइंट ले लिया A, इस पे पॉइंट ले लिया B, इस पे पॉइंट ले लिया C और पॉइंट ले लिया D। तो ये जो कहिएगा कि A, B, C, D, ये जो चारों पॉइंट है वो कहाँ है? एक ही लाइन पे है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको दो या दो से अधिक, 2 या मोर देन 2 जो अगर जो पॉइंट्स हैं, अगर वो एक ही लाइन पे लाई करें, एक ही लाइन के ऊपर हो, तो इस तरह के पॉइंट्स को हम लोग क्या बोलते हैं? कोलिनियर पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, कोलिनियर पॉइंट क्या होगा? वैसे पॉइंट्स जो सारे क्या हो, एक ही लाइन पे आपको देखने को मिले, और ये हमेशा 2 या 2 से ज़्यादा होंगे। नॉन कोलिनियर जस्ट इसके ऑपोजिट। सपोज अगर आप बात किया जाए कि ये भी एक लाइन मैंने ले लिया, लाइन M। ठीक है, अब इस यहाँ पे पॉइंट A है, यहाँ पे पॉइंट B है, बाहर पॉइंट C है। ये जो A, B और G, C जो पॉइंट है, ये क्या M लाइन पे है? बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि A, B और C जो पॉइंट होंगे ना, वो क्या हो जाएंगे? नॉन कोलिनियर। या एक ही लाइन में
कुछ पॉइंट्स क्या होंगे वो लाइन के ऊपर दिखाए जाएंगे, और इसी ए बी एल वाले लाइन में मान लीजिए कि यहाँ पे एक पॉइंट एम है और यहाँ पे पॉइंट एन है। अब आपसे पूछ देगा कि ए बी सी डी बताइए कौन से पॉइंट होंगे, तो आपको बताना होगा ये कॉलिनियर पॉइंट होंगे, और पॉइंट एम और एन क्या होंगे, तो आपको बताना होगा कि नॉन कॉलिनियर पॉइंट होंगे। ठीक है, तो वैसे पॉइंट्स जो किसी लाइन पर सारे वो लाई करते हो वो क्या होंगे, कॉलिनियर पॉइंट, और जो उसके बाहर हो उस लाइन पे नहीं होनी चाहिए उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन कॉलिनियर पॉइंट। तो ये तो कुछ बेसिक टर्म्स थे जिसको हम लोग को एक बार रिवाइज कर लेना था। अब इसके बाद हम लोग आते हैं हम लोग अपने चैप्टर से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट को देखने। देखिए, अब हम लोग को जानना है एंगल्स के बारे में, लाइंस। अब चैप्टर क्या था हमारा, लाइंस एंड एंगल्स। तो लाइंस के बारे में तो आपको कुछ ना कुछ आइडिया मिल गया होगा। अब बारी है एंगल्स के बारे में जानने की। एंगल देखिए, एंगल जो होते हैं ना, ये आपको अब इस माइंड में अच्छे तरीके से जो चीज़ बातें हम लोग सीखते जा रहे हैं ना, आपको एक तरीके से फिट करते जाना है, क्योंकि जैसे ही आप एक्सरसाइज पे आइएगा इसमें कुछ थ्योरम भी है आपको प्रूफ करना है। 6 में और 7 में काफ़ी थ्योरम है इसी चैप्टर का, और जान लीजिए कि इस क्लास 9th के अगर सारी थ्योरम को अगर आपको बनाने आ गया, सारा चीज़ समझ में आ गया, तो आपको 10th में भी बहुत सारा थ्योरम है, तो 9th का अगर कॉन्सेप्ट सबको अगर पता चल गया तो 10th में उसको थोड़ा भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इसलिए इस कॉन्सेप्ट को बढ़िया से एक चीज़ समझते चलिएगा। एंगल्स क्या होते हैं, सपोज एक पॉइंट है और उस पॉइंट से 2 रे निकली हुई हैं। रे तो आपको पहले से पता है कि एक पॉइंट और वहाँ से एक साइड में अगर आप एक लाइन को आगे की ओर एक्सपेंड करते हैं तो वो जो फॉर्मेशन होता है वो लाइन का होता है। तो मान लीजिए कि एक पॉइंट और उससे 2 रे निकली हुई हैं। ठीक है, ये पॉइंट मान लीजिए ए हो गया, ए से ए बी रे निकला हुआ है, और पॉइंट ए से ए सी रे निकला हुआ है। तो इस ए बी और ए सी दोनों रे के बीच का जो ये एरिया होता है ना, ये वाला एरिया, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल बोलते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल बोलते हैं। ठीक है, यहाँ इसमें कुछ डाउट है किसी को भी? इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि एंगल अब क्या है। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि एंगल क्या है। यानी कि एक पॉइंट ए है, उस पॉइंट ए से अगर आप ए बी एक रे निकालते हैं और दूसरा रे ए सी निकलता है, और उस दोनों रे के जो बीच का जो एरिया होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, उसी बीच वाले एरिया को क्या बोलेंगे, एंगल बोलेंगे। अब एक चीज़ समझिएगा, किसी भी चीज़ एरिया या कोई भी चीज़ जो है मेजरमेंट करने का एक कुछ ना कुछ यूनिट होता है। तो ये जो एंगल का जो हम लोग एरिया या जो भी एंगल हम लोग मेजरमेंट करते हैं ना, वो किस में होता है, डिग्री में होता है। वो हमेशा किस में होता है, डिग्री में होता है। अब ये जितना भी होगा, अगर 30 मेजरमेंट आएगा तो 30 डिग्री लिखेंगे, 40 मेजरमेंट आएगा तो 40 डिग्री लिखेंगे। एकदम जीरो से आपको स्टार्ट कर रहे हैं, जीरो से समझा रहे हैं। अब समझिएगा क्या, आपको क्लास 7 और क्लास 8 में भी आप लोग समझे होइएगा कि इसमें कुछ टर्म्स, अब एंगल्स के बारे में भी कुछ पढ़ना है। एंगल्स के बारे में क्या पढ़ना है हम लोग को, वर्टेक्स, उसके बाद आर्म्स, ये और क्या दिया है आपको जानना है। इसमें एंगल्स में क्या, वर्टेक्स और आर्म्स, और भी कुछ होगा अगर आगे हम लोग आगे देखते चलेंगे क्या है। तो वर्टेक्स और आर्म्स समझिए क्या है, ये जो दोनों जो एंगल, दोनों जो रे निकले हुए हैं ना, जिस पॉइंट से निकला हुआ है, ये जो पॉइंट है यानी जहां पे एक कोना बन रहा है ना, यही जो होगा ना हमारा वर्टेक्स होगा। तो अगर आपको कहना होगा कि वर्टेक्स का नाम क्या है, तो कहिएगा कि ए। यहाँ पे कौन सा वर्टेक्स है, तो ए वर्टेक्स है। और आर्म्स कौन है, तो देखिए यहाँ पे जिस एंगल का आप फॉर्मेशन कर रहे हैं, उस एंगल्स को बनाने में जितने रे पार्टिसिपेट कर रहे हैं ना, वही रे क्या होते हैं, उस एंगल्स के आर्म्स होते हैं। तो ये एंगल्स जो है, इस एंगल्स को बनाने में कौन कौन सा रे यहाँ पे आ रहा है, तो ए बी एंड ए सी। तो आर्म्स कौन से हो जाएंगे, ए बी हो जाएंगे और ए सी हो जाएंगे। ये दोनों आपको क्या हो जाएंगे, आर्म्स हो जाएंगे। अब एक चीज समझिएगा, अगर अब ये तो मैंने समझ गया कि एंगल्स क्या होते हैं, अब इस एंगल्स को लिखने का तरीका क्या होता है वो जान लीजिए। सपोज मैंने मान लीजिए कि इस एंगल्स को हमको लिखना है कि एंगल का नाम क्या है, तो आपको लिखना होगा एंगल। देखिए एंगल का साइन कुछ इस तरीके से हम लोग देते हैं, ठीक है, उल्टा कुछ कह सकते हैं, टेढ़ा एल बना दीजिए, वो आपका एंगल का साइन होता है। किसी भी एंगल्स के पहले ये लिखना जरूरी होता है, तभी हम लोग समझ पाते हैं, एक सिंबॉलिक फॉर्म है, तभी हम समझ पाते हैं कि आप एंगल्स लिख रहे हैं या साइड लिख रहे हैं या कुछ भी लिख रहे हैं। तो यहाँ पे एंगल्स का सिंबल ये हो गया, लिखेंगे कैसे, बी
ए सी। एक बात ध्यान रखिएगा, किसी भी एंगल्स का जो नेमिंग करिएगा ना स्मॉल लेटर से नहीं करिएगा, अदरवाइज वो गलत हो जाएगा। कभी भी कैपिटल से लिखा जाता है। एंगल बी ए सी। अब एक चीज समझिए, इसको एक और फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं, क्या? एंगल सी ए बी। ये दोनों फॉर्म में आपको लिखिएगा, लेकिन एक तरीका क्या होगा, वो गलत हो जाएगा। एंगल बी सी ए, ये क्या है? ये एंगल का, इसका जो हम नाम लिख रहे हैं ना, ये तरीका गलत है। अब यहाँ पे समझिए कि ये दोनों तरीका सही है और ये गलत कैसे है। जो भी जिस पॉइंट पे एंगल बनता है, ध्यान से देखिएगा, ये जो एंगल मैं बना रहा हूं, ये किस पॉइंट पे एंगल बन रहा है, यानी ये एंगल का जो मेजरमेंट आएगा वो किस पॉइंट पे आएगा? ए पे आ रहा है। तो ये जो ए होगा ना, जब भी इस आप एंगल का नेम राइट करिएगा, लिखिएगा, तो उस कंडीशन में आप देखिएगा कि जो जिस पे एंगल का फॉर्मेशन हो रहा है, जिस पॉइंट पे एंगल बन रहा है ना, वो पॉइंट हमेशा बीच में आना चाहिए। देखिए यहाँ पे एंगल बी ए सी, ए मिड में आया, एंगल सी ए बी, ए मिड में आया। कभी भी ये ए जो होगा वो मिड में होगा, चाहे आप अप एंड डाउन लिखिए या डाउन टू अप लिखिए, जैसे भी आप लिखना चाहते हैं आप लिख सकते हैं, वो सही होगा। लेकिन ए जो होगा ना, हमेशा आपको कहाँ लिखना होगा? मिड में लिखना होगा। ये आपको बढ़िया से पता होना चाहिए। तो ये तो था आपका बेसिक एंगल, सबको पता होगा, फिर भी मैं इसको सोचा कि बता देता हूँ। अब आप लोग सीधे हम लोग पहुँचते हैं अगले कॉन्सेप्ट पे। एंगल्स क्लियर हो गया होगा। देखिए आगे क्या है। आगे हम लोग को जानना है एंगल्स के टाइप्स के बारे में। एंगल्स के टाइप्स ऑफ एंगल्स। ये भी आप 7th क्लास 6 से पढ़ते आ रहे होंगे कि कितने टाइप्स के एंगल्स होते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग देख लेते हैं सारे को। देखिए, पहला एक्यूट, दूसरा राइट, तीसरा ऑब्ट्यूस, चौथा रिफ्लेक्स एंड पांचवा स्ट्रेट। एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, रिफ्लेक्स एंगल एंड स्ट्रेट एंगल। अब समझिए, यहाँ पे एक एक करके हम लोग समझते हैं। ये टाइप्स ऑफ एंगल्स हो गए, यानी आपको 5 टाइप्स के अगर आप देखिएगा तो उसमें एंगल्स देखने को मिलेंगे। अब इसके बारे में एक एक चीज़ करके हम लोग समझेंगे क्या है। जनरली आपको एक्यूट एंगल पता होगा, सबको पता है, फिर भी मैं एक बार रिकॉल करा दे रहा हूँ कि अगर जिसको मान लीजिए मिस हो गया होगा तो उसको पता हो जाएगा, फिर आपको ज़्यादा समझ में आएगा। एक्यूट एंगल क्या होता है? तो ऐसे एंगल्स जिनका मेजरमेंट पहला 0 डिग्री से क्या हो, ग्रेटर हो, और 90 डिग्री से क्या हो, स्मॉल हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एक्यूट एंगल। राइट एंगल क्या होता है? वैसे एंगल्स जिनका मेजरमेंट क्या हो, किसके इक्वल हो, 90 डिग्री के इक्वल होना चाहिए, वो कैसे होते हैं? राइट एंगल वो कहलाते हैं। थर्ड क्या है? ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल क्या होते हैं? वैसे एंगल्स जिनका मेजरमेंट 90 डिग्री से ग्रेटर हो और 180 डिग्री से क्या हो, स्मॉल हो। देखिए यहाँ पे ये बीच का साइन जो हम लगा रहे हैं ना, ये जिधर माउथ खुल रहा है ना वो अप की ओर जा रहा है, और जिधर माउथ क्लोज हो रहा है वो डाउन की ओर जा रहा है, यानी ये 90 डिग्री से ग्रेटर और 180 डिग्री से स्मॉलर, ठीक है। तो ऑब्ट्यूस एंगल किसको बोलते हैं? वैसे एंगल्स जिनका मेजरमेंट 90 डिग्री से ज़्यादा, 90 डिग्री से ग्रेटर हो और 180 डिग्री से क्या हो, कम। फोर्थ नंबर क्या है हमारा? फोर्थ नंबर है हमारा रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल्स क्या होते हैं, इसको हम लोग एक फिगर के थ्रू समझाएंगे तो अच्छे समझ में आएगा। सीधे हम लोग आते हैं स्ट्रेट एंगल। रिफ्लेक्स अभी बताऊंगा मैं, इसको साफ करके। सीधे हम लोग किस पे आते हैं? फोर्थ नंबर पे। स्ट्रेट एंगल क्या होता है? स्ट्रेट एंगल अभी मैं बता दे रहा हूँ, इसको भी मैं समझाकर बताऊंगा, अच्छे समझ में आएगा। स्ट्रेट एंगल ऐसे एंगल्स होते हैं जिनका मेजरमेंट कितना हो, 180 डिग्री के इक्वल हो। वैसे एंगल्स जिनका मेजरमेंट 180 डिग्री के इक्वल हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्ट्रेट एंगल। अब बारी थी जानने की कि रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है। ये तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग समझते हैं कि रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, और स्ट्रेट एंगल को भी हम लोग फिगर के थ्रू समझते हैं कि क्या है। समझिएगा, रिफ्लेक्स एंगल यही जानना था। सपोज मैं अगर एक एंगल बनाता हूं, ये एंगल जो मान लीजिए P, Q एंड R, पॉइंट Q से 2 रे निकला हुआ है, P, Q एंड Q R, और इससे एक एंगल का फॉर्मेशन हो रहा है, एंगल P, Q, R का, ठीक है। अब ये आपको बताना है कि इसमें इसका सपोज ये जो P, Q R है ना,
ये सपोज कितने डिग्री का है, 40 डिग्री का है। कितने डिग्री का एंगल ये, एंगल पी क्यू आर इक्वल टू मान लीजिए कितने डिग्री का है, 40 डिग्री का। और आपसे पूछा जाए कि बताइए इसका रिफ्लेक्स एंगल क्या होगा। तो रिफ्लेक्स मतलब क्या समझना है ना, कि यहां पे समझिएगा, जिस भी एंगल का रिफ्लेक्स एंगल निकालना होता है ना, उस एंगल के वैल्यू जितने दिए हुए हैं उसको 360 में से माइनस कर देते हैं। अब ये 360 में से माइनस क्यों होता है ये जान लीजिए। रिफ्लेक्स एंगल इसमें कहते किसे हैं, फिगर के अकॉर्डिंग समझिए। ये वाला पोर्शन, सपोज पी क्यू आर, ये वाला जो पोर्शन है हमारा 40 डिग्री है। अब इस एंगल के ये वाला जो पोर्शन होगा ना, साइड से घूम करके ये वाला जितना पार्ट, सपोज मान लीजिए कि ये हमारा क्या हो गया, एक रोटी हो गया। और रोटी का मान लीजिए यहां से कुछ सेंटर है, ये रोटी का आप एक टुकड़ा निकाल लीजिए। रोटी का एक इतना आप टुकड़ा काट करके कुछ इस तरीके से निकाल लीजिए। ये निकल गया। अब रोटी का टुकड़ा निकल गया। अब ये मान लीजिए कितने डिग्री का था, 40 डिग्री का, जो कि हम लोग यहाँ पे दिखा रहे हैं। और हम क्या बोल रहे हैं कि इसके पीछे वाला जितना एरिया होगा ना, वो जितना एंगल का होगा वो हमारा क्या होगा, रिफ्लेक्स एंगल। यानी इसमें समझिए, इस ब्रेड या एक टुकड़े रोटी में से आप एक टुकड़ा निकाल कर काट कर निकाल दिए, जो कि 40 डिग्री का था, सेम एंगल मेजरमेंट का। अब ये वाला जो एंगल होगा ना, ये वाला पोर्शन, ये पीछे वाला, ये कितने डिग्री का होगा, वो क्या कहलाता है, रिफ्लेक्स एंगल कहलाता है। अब समझ में आ गया होगा। अब कैसे निकालेंगे, तो आपको एक पता होना चाहिए कि किसी भी पॉइंट पे जो एक कंप्लीट, अगर आप राउंड घूमते हैं ना, कंप्लीट एक एंगल बनाते हैं, तो ये पूरा एक राउंड घूमने पे ये कितने डिग्री का एंगल बनता है, 360 डिग्री। अब सपोज इसमें से आप 40 डिग्री ऑलरेडी काट कर निकाल चुके हैं, तो बचेगा कितना, 360 डिग्री में से 40 माइनस कर दीजिए, कितना हो जाएगा हमारा, कितना हो जाएगा हमारा, 320 डिग्री। कितना हो जाएगा, 320 डिग्री। तो हमारा रिफ्लेक्स एंगल समझ में आ गया। किसी भी एंगल का जो मेजरमेंट दिया रहता है ना, अगर उसका आपको रिफ्लेक्स निकालना हो, तो आप 360 डिग्री में से जो मेजरमेंट दिया है उस एंगल का, उसको आप क्या करिए, माइनस कर दीजिए। आपका इजीली क्या निकल जाएगा, रिफ्लेक्स एंगल निकल जाएगा। और अगर आपको कहा जाए कि एक्सप्लेन करके बताइए, समझाइए फिगर के थ्रू, तो फिर आप ऐसे ड्रॉ करके दिखाइएगा कि रिफ्लेक्स एंगल क्या होते हैं। अब हम लोग को जानना है स्ट्रेट एंगल क्या था, फिगर के थ्रू। देखिए स्ट्रेट एंगल क्या होते हैं, वो फिगर। स्ट्रेट मतलब क्या होता है, एकदम सीधा। स्ट्रेट मतलब क्या होगा, एकदम सीधा। तो मान लीजिए कि यहाँ पे एक पॉइंट है और इससे दो रे इस तरीके से निकले हुए हैं कि एंगल का फॉर्मेशन तो हो रहा है, लेकिन जो वो दोनों रे है ना, वो बिल्कुल स्ट्रेट है, कुछ इस तरीके से। ये सपोज ए है, ये ओ है, ये बी है। पॉइंट ओ से ओ भी एक रे निकला और ओ एक रे निकला, लेकिन बट ये दोनों रे तो निकले तो हैं, लेकिन एक दूसरे के किस फॉर्म में निकले हैं, तो स्ट्रेट। तो ये जो एंगल बनता है ना, 180 डिग्री का बनता है, ध्यान रखिएगा। यही हमारा क्या होगा, स्ट्रेट एंगल होगा। यानी एकदम दो ऐसे रे जो एकदम स्ट्रेट में जाए, और उस कंडीशन में बनने वाला जो एंगल का होगा उसका वैल्यू कितना होगा, 180 डिग्री, और उसका नाम क्या होगा, स्ट्रेट एंगल। ये तो था आपको टाइप्स ऑफ एंगल्स, लेकिन आपको इस चैप्टर में कुछ और भी स्पेशल टाइप्स के एंगल्स पढ़ने हैं, जो कि आपको क्लास 8 में भी मिला होगा, वो क्लास 7th में भी वो पढ़ने को मिलता है। वो क्या है, दो नाम है, ध्यान रखिएगा। दो नाम है क्या, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और दूसरा सप्लीमेंट्री एंगल। क्या होते हैं, पहला क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, और दूसरा क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल। अब ये दोनों जो है स्पेशल टाइप्स के एंगल्स हैं, वो जानना है क्या। देखिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और जो सप्लीमेंट्री एंगल होता है, वो हमेशा किसी दो एंगल्स का ग्रुप होते हैं, या कह सकते हैं किसी टू एंगल्स का वो क्या होते हैं, वो पेयर होते हैं। कभी भी कॉम्प्लीमेंट्री और जो सप्लीमेंट्री होता है ना, वो हमेशा पेयर्स ऑफ एंगल्स के फॉर्मेशन पे ही हम लोग देखते हैं। अब पहला हम लोग जानते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। सपोज यहाँ पे टू एंगल्स हैं, ये ए ओ बी पी क्यू आर, ये 30 डिग्री का है और ये 60 डिग्री का है, ठीक है। दो मैंने एंगल बना दिया।
और एक का वैल्यू है 30 डिग्री और दूसरे का वैल्यू है 60 डिग्री। अब सपोज अगर मैं इस दोनों को ऐड कर दूं, दोनों एंगल का वैल्यू, तो ये 30 डिग्री और प्लस 60 डिग्री कितना होता है हमारा 90 डिग्री। 90 डिग्री हुआ ना। अब इससे हमारा पहला जो टाइप्स का स्पेशल एंगल, उसको कैसे हम कॉन्सेप्ट समझेंगे। तो वैसे टू पेयर्स ऑफ एंगल्स जिनका सम जो होगा ना वो क्या होना चाहिए 90 डिग्री के इक्वल होना चाहिए, वो क्या होंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। यानी वैसे एंगल्स, वैसे दो एंगल जिनको ऐड करने पे, जिनका वैल्यू ऐड करने पे क्या आना चाहिए हमारा 90 डिग्री आ जाए, तो हम कहेंगे कि वो दोनों एंगल्स क्या है आपस में कॉम्प्लीमेंट्री हैं। अब आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, पूछा क्या जाएगा कि सपोज एक एंगल है जिसका वैल्यू दिया हुआ है 60 डिग्री। कितना वैल्यू दिया हुआ है 60। सपोज आपको क्वेश्चन दे दिया गया कि एक एंगल है जिसका वैल्यू है 60 डिग्री, तो बताइए कि इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि आपको याद करिएगा कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वैसे टू एंगल्स जिनका सम कितना होगा 90 डिग्री, उसको कॉम्प्लीमेंट्री बोलेंगे। तो जिस भी एंगल का कॉम्प्लीमेंट्री पूछेगा उसको आप 90 में से माइनस कर दीजिएगा। कितना आ गया हमारा 30 डिग्री। यानी 60 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री क्या हो जाएगा 30 डिग्री। यानी जिसका कॉम्प्लीमेंट्री पूछेगा उसमें कितना हम ऐड करें कि हमारा वैल्यू 90 आ जाए, जितना ऐड करेंगे वहीं उस एंगल का क्या होगा कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएगा। क्लियर है। क्वेश्चन कैसे पूछेगा ये भी आपको पैटर्न समझ में आ गया। अब दूसरा क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है वो जान लीजिए। सप्लीमेंट्री एंगल भी क्या होते हैं, हमेशा इसमें भी क्या देखने को मिलता है कि पेयर ऑफ एंगल्स देखने को मिलते हैं। अब यहां पे क्या, सपोज ये 120 डिग्री हो गया और ये कितने डिग्री का हो गया 60 डिग्री। अब आप लोगों को, बहुत लोगों को ये आइडिया भी लग गया होगा कि सप्लीमेंट्री किसको बोलेंगे। अब देखिए इन दोनों को प्लस कर दें, ये PQ R हो गया। अब देखिएगा 100 दोनों एंगल्स को अगर हम सम करते हैं इसके वैल्यू को 120 डिग्री और प्लस 60 डिग्री, हमारा कितना आ गया 180 डिग्री। इसका मतलब क्या, तो आप लोग समझ गए होंगे पहले वाले की जैसे कि वैसे एंगल्स, वैसे टू एंगल्स जिनका वैल्यू अगर आप सम करते हैं, ऐड करते हैं, तो उसका वैल्यू कितना आ जाए 180 डिग्री आ जाए। तो वैसे एंगल्स को हम लोग क्या बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं। ठीक है। अब क्वेश्चन सेम वैसे ही पूछेगा, आपको वैल्यू दे देगा कि बताइए 110 डिग्री दिया हुआ है और 110 डिग्री का आप सप्लीमेंट्री बताइए। तो आप क्या करिएगा, अब सम जानिएगा कि सप्लीमेंट्री क्या होते हैं, तो 180 डिग्री होता है दो एंगल्स का सम। अब जिसका सप्लीमेंट्री पूछेगा उसको 180 में से माइनस कर दीजिएगा, कितना हो जाएगा हमारा 70 डिग्री। यानी 110 डिग्री का सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा 70 डिग्री। यानी कितना ऐड करें कि हमारा 180 बन जाए, तो जितना ऐड करेंगे वहीं हमारा क्या होगा दिए गए एंगल्स का सप्लीमेंट्री होगा। तो ये तो आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। आई होप कि आपको बहुत बढ़िया से समझ में आया होगा। तो ये दोनों जो स्पेशल एंगल्स के बारे में जानना था ये कंप्लीट हो गया। अब हम लोग आगे देखते हैं कि क्या जानना है। अब हम लोग को पढ़ना है एडजेसेंट एंगल। एक टर्म है एडजेसेंट एंगल। देखिए एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं। सपोज आप एक एंगल बना रहे हैं PQR, एक एंगल मैंने बनाया। अब एक समझिए, इस Q से मैं एक और रे निकाल देता हूं S। देखिएगा अब कितने एंगल्स का फॉर्मेशन हुआ 1 और 2, दो एंगल बन गया। एक फिगर मैंने लिया जो PQR एक एंगल था, इससे एक और मैंने रे निकाला जो कि जिससे क्या हो गया हमारा दो एंगल का फॉर्मेशन हो गया, एंगल 1 एंगल 2। अब एंगल 1 की अगर बात की जाए तो और एंगल 2, आप दोनों को अच्छे तरीके से अगर आप ऑब्जर्व करते हैं तो ध्यान से देखिएगा। इस एंगल में, इस एंगल का आप नेम कैसे बोलिएगा, एंगल PQS, क्योंकि Q यहां पे है, और एंगल SQR। देखिएगा यहाँ पे एंगल PQS फर्स्ट वाले एंगल का नेम हो गया, और दूसरा क्या हो जाएगा एंगल SQR। अब आप एक चीज यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, कॉमन क्या है। बीच में आप देख रहे होंगे कि इस भी एंगल में Q आया मिड में, और इस भी एंगल के मिड में क्या आया Q पॉइंट आया। ये तो हो गया आपको एक
इसमें पॉइंट आप समझने के लिए। दूसरा पॉइंट अगर आप देखिएगा तो दोनों एंगल को आप जब आप लिखिएगा या यूज करिएगा ना, तो दोनों एंगल में एक जो साइड है, एक जो उसका आर्म्स है, आर्म्स तो आपको पहले से पता चल गया कि आर्म्स क्या होते हैं। क्यू जो एस है वो फर्स्ट वाले एंगल में भी और सेकेंड वाले एंगल में भी क्या कर रहा है, एक तरह से एंगल्स के फॉर्मेशन में हेल्प कर रहा है। यानी एंगल अगर 1 की भी बात की जाए उसमें भी क्यू एस आ रहा है और एंगल 2 की भी बात की जाए उसमें भी क्यू एस आ रहा है। तो इसमें आप एक देख रहे हैं कि जो क्यू एस जो एक सिंगल जो आर्म है वो दोनों एंगल में क्या आ रहा है, हेल्प कर रहा है एंगल के फॉर्मेशन में। तो इससे एडजेसेंट का क्या कॉन्सेप्ट है, तो ये जानिए। वैसे टू एंगल्स जिनका वर्टेक्स पॉइंट आपको पहले से बता दिया गया, वर्टेक्स क्या होते हैं, उनका वर्टेक्स पॉइंट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ठीक है। और एक साथ साथ क्या कि उस दोनों एंगल्स में एक जो आर्म होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि जो दोनों एंगल्स हैं वो क्या होंगे, आपस में एडजेसेंट होंगे। ये जरूरी नहीं है कि आपको एक वर्टेक्स क्या हो जाए, कॉमन हो जाए और एक आर्म नहीं दिया हो तो आप नहीं कहिएगा एडजेसेंट। क्या होना चाहिए, वर्टेक्स तो आपका कॉमन होना ही चाहिए, सेम होना ही चाहिए, लेकिन आपका जो एक रे है, एक जो आर्म होगा दोनों एंगल्स में वो क्या होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए। तो आप क्या कहिएगा कि दोनों एंगल्स आपस में क्या है, एडजेसेंट है। एक और अगर आप फिगर देखते हैं, समझिएगा यहां पे AOB और यहां से एक हम साइड निकाल दे रहे, एक दूसरा रे निकाल रहे हैं C। अब देखिएगा यहाँ पे फर्स्ट एंगल AOC और यहाँ पे सेकेंड एंगल COB। दोनों में हमने क्या बोला, AOC मिड में O आया, COB मिड में O आया। दोनों का वर्टेक्स क्या है, O ही है। दोनों एंगल का वर्टेक्स क्या है, O ही है। और पहला क्या पॉइंट हो गया, दूसरा पॉइंट क्या, दोनों एंगल के फॉर्मेशन में जो OC वाला है, ये वाला जो रे है हमारा, ये वाला जो आर्म है, वो दोनों एंगल में क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है करने में, फॉर्मेशन में। तो आप इस कंडीशन में कह सकते हैं कि एंगल AOC एंड एंगल COB आपस में क्या होंगे, एडजेसेंट होंगे। क्लियर होगा, एडजेसेंट सबको समझ में आ गया होगा। जैसे जैसे आपके बुक में इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट है जैसे जैसे मिलते जा रहा है, वैसे ऐसे आपको भी सीक्वेंस में हम बता रहे हैं कि कोई इधर उधर ना हो, आपका कोई छूटे भी नहीं और सारा क्लियर हो जाए। एडजेसेंट एंगल क्लियर हो गया होगा। अब एक बहुत ही मजेदार पॉइंट पढ़ना है, हम लोग समझना है, इसको पढ़े हुए लीनियर पेयर। लीनियर पेयर क्या होते हैं इसको जानिए। सपोज ऐसे एंगल का फॉर्मेशन हम लोग कर रहे हैं, सपोज मान लीजिए मैं फिगर बता दे रहा हूं, फिर बता रहा हूं। एक पॉइंट हम O लिए और उस O से दो मैंने रे ड्रॉ किया। लाइट आ रहा है, कौन लाइट है, बॉय द बोर्ड पे। अब ठीक हो गया, स्क्रीन नहीं था लॉक। चलिए, अरे लाइट बहुत आ रहा था, नहीं दिख रहा था। फिर से बोल रहे हैं, मस्त लेना मिटा का बोलिए। देखिए इसके बाद हम लोग एक बहुत ही मजेदार टॉपिक पढ़ना है, इसका नाम है लीनियर पेयर। आप लोग पिछले क्लास में भी, क्लास 8 में भी अच्छे से इसको पढ़े थे, फिर भी यहाँ पे दिया हुआ है तो हम लोग इसको जान लेते हैं लीनियर पेयर क्या होता है। वैसे एडजेसेंट एंगल, ध्यान रखिएगा, एडजेसेंट एंगल तो सबको पता होगा कि वैसे टू एंगल्स जिनका वर्टेक्स सेम होना चाहिए और उसमें जो एक कॉमन आर्म होना चाहिए वो क्या होंगे, एडजेसेंट एंगल होंगे। तो लीनियर पेयर एडजेसेंट एंगल का ही प्रॉपर्टी को अप्लाई करता है, लेकिन इसमें बहुत ही ज्यादा एक डिफरेंट पॉइंट क्या है वो समझना है कि ऐसे एडजेसेंट एंगल्स जिसके, सपोज मैंने यहां पे एक एडजेसेंट एंगल बना दिया, देखिए फॉर्म कर रहे हैं एडजेसेंट एंगल समझने के लिए। एंगल 1 और एंगल 2 क्या है, एडजेसेंट हो जाएंगे। अब यहां पे देखिए एंगल BOC एंड एंगल एंगल AOC और एंगल COB, ये दोनों क्या होंगे, एंगल आपस में एडजेसेंट होंगे। अब ये कह रहा है ना कि इसमें कॉमन आर्म कौन सा है, OC है। हमारा कॉमन आर्म क्या हो जाएगा, OC हो जाएगा, ये वाला, ठीक है।
तो कॉमन आर्म की बात नहीं कर रहा है, और इस एडजेसेंट एंगल में कॉमन आर्म ओसी होगा और नॉन कॉमन आर्म कौन सा होगा? नॉन कॉमन आर्म हमारा ओ ए होगा और ओ बी होगा। तो लीनियर पेयर क्या कहता है कि कोई भी एडजेसेंट एंगल में कॉमन आर्म की बात नहीं कर रहा है, जब आप नॉन कॉमन आर्म को फैलाइएगा, ठीक है, और इस तरीके से आप अगर फैलाते हैं, जब ये जो दोनों नॉन कॉमन आर्म है वो एक लाइन का फॉर्म ले लें। जैसे समझिए यहां पे ये जो एंगल है, इस एंगल को कुछ इस तरीके से हम लोग बनाए, ठीक है, इस तरीके से। अब ये वाला जो हमारा सी जो था और ये ओ जो था, ओसी जो है, उस दोनों एंगल में ये ए हो गया और ये बी हो गया। इस एंगल दोनों एंगल में ओसी जो तो है वो तो हमारा क्या है? कॉमन आर्म है। और नॉन कॉमन आर्म कौन सा है? ओ ए और ओ बी है। अब इसका है ना, इसको आप इस तरीके से, नॉन कॉमन आर्म को आप छोड़ दीजिए और नॉन कॉमन आर्म को आप इस तरीके से फैलाइए कि क्या बन जाए? एक आप लाइन का फॉर्मेशन ले लें। अब यहां पे समझिए लाइन का मतलब क्या हुआ कि जो ओ ए है इसको हम इस तरीके से बना रहे हैं, इस तरीके से हम फैलाएं कि ये कुछ इस तरीके से बन गया। अब देखिए इसको मैंने फैलाया, ये तो हमारा बी तो ठीक ही था, ओ ए को हम ऐसा पकड़ के खींच कर लाए और इस तरीके से फैला दिए कि हमारा ये क्या बन गया? एक हमारा लाइन बन गया। तो ये जो फॉर्मेशन होता है, ये एक तरह से कह सकते हैं कि जब हम उसको नॉन कॉमन आर्म को इस तरीके से फॉर्मेशन ऐसे फैलाते हैं, ऐसे एक्सपेंड करते हैं कि इससे क्या बन जाए? हमारा एक लाइन का फॉर्म हो जाए, लाइन फॉर्मेशन हो जाए, और इस तरीके से हमारा दो एंगल यहाँ पे कंस्ट्रक्ट होता है, एंगल 1 और एंगल 2। कौन कौन से? एंगल AOC, एंगल AOC एंड एंगल COB एंड एंगल COB। ये दोनों आपस में ये दोनों एंगल्स क्या होते हैं? लीनियर पेयर कहलाते हैं। तो यही जो हमारा फॉर्मेशन, एक पूरा जो सेटअप कह सकते हैं, ये जो फॉर्मेशन हो गई हमारा क्या कहलाएगा? लीनियर पेयर कहलाएगा। यानी वैसे एडजेसेंट एंगल जिनके कॉमन आर्म्स तो वैसे ही रहेंगे, नॉन कॉमन आर्म्स को हम इस तरीके से फैलाएं कि जो एक लाइन का फॉर्मेशन ले ले, तो उस तरीके से, और इसके वजह से जब एक लाइन का फॉर्मेशन जैसे ही बनेगा तो टू एंगल्स का फॉर्मेशन होगा, और इस तरीके के सेटअप को, ये ऐसे एंगल्स के फॉर्मेशन हम क्या बोलते हैं? लीनियर पेयर बोलते हैं। तो ये आप समझ गए होंगे लीनियर पेयर क्या होता है। अब आगे हम लोग एक पॉइंट पढ़ना है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्या पढ़ना है हम लोगों को? वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल ये क्या होते हैं ये समझिए। आप कोई भी ऐसे टू लाइंस लीजिए जो एक दूसरे को कहीं ना कहीं क्या करें? इंटरसेक्ट करें। तो सपोज मैं एक यहां पे लाइन ले रहा हूं AB, और दूसरा लाइन हम इस तरीके से बना रहे हैं ना कि वो AB पहले वाले लाइन को क्या कर रहा है? काट रहा है, कहीं ना कहीं किसी पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट करे। देखिए कहां पे इंटरसेक्ट करा? इस पॉइंट पे, जिसका मैंने नाम ले लिया O। क्या नाम ले लिया? O ले लिया। अब एक चीज समझिए, इस कंडीशन में इस तरीके से जैसे ही एक लाइन दूसरी लाइन को इंटरसेक्ट करता है तो कितने एंगल्स का फॉर्मेशन होगा? 1 2 3 4 एंगल्स का फॉर्मेशन होगा। अब यहां पे चीज समझना है ना कि यहां भी कॉन्सेप्ट निकल कर आता है क्या, कि कभी भी टू लाइंस जो हैं एक दूसरे को जब इंटरसेक्ट करते हैं तो उस कंडीशन में बनने वाले जो एंगल्स होंगे, और वो एंगल्स कौन से एंगल्स? ऑपोजिट, यानी आमने सामने के एंगल्स। कौन से? सपोज मैं अगर इस एंगल की बात कर रहा हूं तो इसके सामने एंगल कौन सा है? ये वाला, यानी एंगल 1 के सामने क्या है? एंगल 2 है। तो ये क्या होंगे ना? आपस में इक्वल होंगे। क्या होंगे? आपस में इक्वल होंगे। और दूसरा क्या? ये अगर ये 3 का आता है 3, और ये क्या है? 4, 3 और ये क्या हो जाएगा? 4। ये 3 और 4 क्या होंगे? ये आपस में इक्वल होंगे। तो ये तो इक्वल तो बाद की बात है, पहले हम लोग जान रहे हैं कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते क्या है। तो जब टू लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं और उस कंडीशन में बनने वाले जो एंगल्स होंगे, उस एंगल्स के आमने सामने के जो एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं। यानी एंगल 1 एंगल 2 ये क्या होंगे? आपस में वर्टिकली होंगे। एंगल 3 एंगल 4 के क्या होगा? वर्टिकली होगा। तो ये तो पहले आप वर्टिकली अपोजिट एंगल समझ गए। अब इक्वल होता है ये आपको पता, मतलब पहले से ही पता होगा, लेकिन ये कॉन्सेप्ट हम लोग की बात की बात है। पहले आप जान लीजिए कि वर्टिकली क्या होता है। तो आमने सामने के जो एंगल्स होंगे वो क्या होंगे? वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं। इसमें कोई दिक्कत? अब एक छोटा सा हम लोग को यहाँ पे पॉइंट पढ़ना है, इंटरसेक्टिंग लाइंस एंड नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस। ये कुछ जगह नहीं है, वैसे लाइंस जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे। सपोज मान लीजिए कि ये दो लाइंस है, ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो क्या हो जाएंगे? इंटरसेक्टिंग लाइंस। और अगर
ऐसे टू लाइंस बना रहे हैं जो ये आपस में क्या हो, कहीं भी मीट ना करे, कहीं भी एक दूसरे को क्रॉस ना करे, तो क्या होंगे, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस। और एक चीज ध्यान रखिए कि कभी भी नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस वही होंगे जो कि आपस में क्या होंगे, पैरेलल होंगे। जो पैरेलल लाइन होते हैं वही क्या होंगे, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। क्योंकि अगर आप एक ऐसे लाइन बनाते हैं और एक कुछ इस तरीके से लाइन बनाते हैं, तो ये तो आपस में क्या होंगे, पैरेलल तो नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि आगे की ओर जैसे इसको आप बढ़ाइएगा तो कहीं ना कहीं जाकर के ये मिलेगा, क्रॉस करेगा, तो ये तो हमारा क्या हो जाएगा, इंटरसेक्टिंग लाइन हो ही गया। तो इसलिए आप समझिएगा कि इंटरसेक्टिंग लाइन हमेशा क्या होंगे, एक दूसरे को किसी ना किसी पॉइंट पे एक दूसरे को मीट होंगे या क्रॉस करेंगे। और नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होगा, हमेशा पैरेलल साइड लाइंस को ही हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस बोलते हैं, जो कि कहीं न किसी भी पॉइंट पे कभी भी एक दूसरे को टच नहीं करेंगे, एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगे। तो ये तो था हमारा कुछ छोटा सा पॉइंट था। अब एक चीज पढ़ना है हम लोग को, पेयर्स ऑफ एंगल्स, जो कि आपको लीनियर पेयर से रिलेटेड है। पेयर्स ऑफ एंगल्स जो कि आपको लीनियर पेयर से ही रिलेटेड है। पेयर्स ऑफ एंगल्स क्या होता है वो देखिए। एक आप लीनियर पेयर का फॉर्मेशन करिए। देखिए ये जो एंगल का कंस्ट्रक्शन हो रहा है 1 और 2 एंगल बन रहा है, ये क्या है, आपस में लीनियर पेयर है। तो पेयर्स ऑफ एंगल्स क्या कहता है कि लीनियर पेयर के थ्रू बनने वाले जो एंगल्स होंगे उस एंगल्स का सम कितना होगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितना होगा, 180 डिग्री होगा। या आप लीनियर पेयर के कॉन्सेप्ट में भी आप पहले से पढ़े होंगे। ये बस आप इतना ही याद रखिए कि पेयर्स ऑफ एंगल्स में क्या होंगे कि जो भी लीनियर पेयर में बनने वाले जो एंगल्स होंगे उनका सम क्या होगा, हमेशा ऑलवेज 180 डिग्री होगा। और इस बात का आपको अच्छे से याद रखना होगा, ठीक है। अब इसमें जितना भी कॉन्सेप्ट था वो कॉन्सेप्ट हम लोग समझ गए। अब इसमें एक थ्योरम है, एक्सरसाइज आप 6.1 जब आप बनाइएगा उससे पहले 2 एक्सजेम है और एक थ्योरम है, जिसको अच्छे तरीके से एक्सजेम को अगर आप समझिएगा तो थ्योरम को आपको प्रूफ करने में काफी हेल्प होगा। और इसके जितने भी थ्योरम है उसको आप खूब अच्छे से समझिएगा, उसको प्रूफ करिएगा, क्योंकि उसी के बेस पर सारा क्वेश्चन बनाना है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में जाएंगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा वैसे भी हो गया है। तो उसको एक्सजेम और जो थ्योरम है उसको हम लोग एक नेक्स्ट वीडियो में सेपरेट समझ लेंगे, ताकि उसको अगर आपको समझना होगा तो सीधे आप उस वीडियो को जाइएगा और समझ लीजिएगा, और आपका क्वेश्चन जो भी बनाना होगा आसानी से बन जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उसको समझेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। और एक चीज आपको एक और बताना है कि अगर मान लीजिए कि इस चैनल पे तो क्लास 7, 8, 9 और 10 सबका मैथ्स का और साइंस का वीडियो मिल रहा है। तो आपको मान लीजिए कि अगर कोई क्लास 7 के स्टूडेंट है, या आपको अगर आप मान लीजिए कि आप 9th के स्टूडेंट है, तो आप जाइएगा तो उसमें तो आप क्या करिएगा, प्लेलिस्ट जाइएगा, सबका प्लेलिस्ट अलग अलग बना हुआ है। तो आप क्लास 9th के प्लेलिस्ट में जाइएगा, आपको सारा वीडियो 9th का मिल जाएगा। अगर जिसको 8 का देखना है तो 8 का प्लेलिस्ट में जाएगा, वो मिल जाएगा, ठीक है। तो इसको आपको बता देना था कि आप प्लेलिस्ट में जाकर के अपना अच्छे से सेपरेट अपना वीडियो आसानी से देख सकते हैं। आपको दूसरे वीडियो को देखने से मतलब देखने की जरूरत नहीं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि ये जो चैप्टर है काफी ज्यादा यूजफुल है और काफी लोगों को इसमें प्रॉब्लम होता है, ठीक है। बहुत जल्दी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।